सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल पर एक बार फिर से भड़क उठा आदित्य। और भड़का किस लिए? वही पुरानी वजह से, यानी सौम्या की वजह से। अब भैया ये प्रॉब्लम ना इन दोनों की लाइफ में तब तक रहेगी, मतलब मंगल और आदित्य की, जब तक ये सौम्या रहेगी। अब सौम्या का इलाज किया जाए तब तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। ये बताते तेवर किसको दिखा रही हो मुझे? जरा भी आइडिया है, समझ है इसे? अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि शाना की क्लास में सब्जेक्ट कितने हैं। पहले मुझे तुम ये बताओ कि ट्यूशन कैसे फायदे करते हैं। मंगल पर आदित्य का यूं चीखना चिल्लाना ये कोई पहली बार तो है नहीं, लेकिन इस बार सवाल ये उठता है कि जब मंगल ने वही किया जैसा आदित्य चाहता था, फिर क्यों आदित्य इतना चिल्ला रहा है? आखिर मंगल उसकी पत्नी है, क्या पत्नी से ही कोई इस तरीके से बात करता है? जैसे दिन में 100 कॉल करें, लेकिन इस बार अपनी मर्जी चला दी। जरा भी आइडिया है, समझ है इसे? कौन सी टीचर अच्छी है, कौन सी नहीं, टीचर को किस सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि शाना की क्लास में सब्जेक्ट कितने हैं। और अगर देखिए सब तय कर रखा क्या, किसी की मम्मी ने कुछ कहा, इन्होंने मान लिया, कर दिया फाइनल। बात यहाँ पर ट्यूशन टीचर की हो रही है। अब मंगल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके पास वैसे ही बहुत काम होते हैं। आदित्य ने कहा कि अगर तुम नहीं पढ़ा सकती हो तो कोई अच्छी सी ट्यूशन टीचर रख लो। मंगल ने वही किया, लेकिन बीच में ही थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। सौम्या ने आदित्य से कहा कि मैं पढ़ा दिया करूंगी बच्चों को, इसी बहाने हम दोनों रोज मिल लिया करेंगे। अब आदित्य घर आकर ये बताए, इससे पहले मंगल ने ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त कर लिया। और लीजिए, इसी बात पर गुस्सा आ गया आदित्य को और वो चीखने चिल्लाने लगा। अब हमेशा की तरह मंगल की सास ने मंगल की साइड ली और अपने बेटे से कहा कि ये क्या तरीका है। तुमने मंगल से कहा ना कि ट्यूशन टीचर ढूंढ, तुमने वही किया, एक ट्यूशन टीचर ढूंढ ली, फिर भी गुस्सा कर रहे हो? तुमने जो कहा वो तुम्हारे कहने पे किया है ना। तुमने कहा कि अगर खुद नहीं पढ़ा सकती तो प्रबंध करो, तुमने वही किया है। टीचर ढूंढ ली, लेकिन सौम्या ने बोला कि मैं पढ़ाने आऊँगी। तो ये तो आदित्य एंड सौम्या खुश हो गए कि चलो भाई इस बहाने तो मंगल के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और हमारा मिलना भी बन जाएगा। तो इसीलिए आदित्य को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी जो बनी हुई बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसने टीचर रख ली, अब सौम्या आ नहीं पाएगी। तो वो इसलिए गुस्सा है कि तुम्हारा ना सारा डिसीजन ही गलत होता है। तो मैं अभी मंगल की साइड ले रही हूँ कि गुस्सा होने का कोई वजह ही नहीं, रीज़न ही नहीं है भाई। अब अपनी ही कही हुई बात में फंस गया आदित्य और कसूरवार वो मंगल को ठहरा रहा है। सच में ऐसा ही अक्सर होता है कि करे कोई और भरे कोई। अब आदित्य तो चालबाज है, तो उसे बाकी के लोग भी अपने जैसे ही लगते हैं। अब जब सौम्या को इस बात का पता चलेगा तो वो आदित्य को और भड़काएगी, हमेशा की तरह। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो सैटरडे के दिन को कहा जाता है शनिदेव का दिन, लेकिन ये जो वर्ष है 2024, इसको शनिदेव का वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में किस तरह टेलीविजन के शनिदेव यानी विनीत कुमार पहुंचे शनिदेव के दर्शन करने, आइए दिखाते हैं आपको। कर्माधिकारी शनिदेव का किरदार निभाते निभाते कब सोचा होगा एक्टर विनीत कुमार ने कि उन्हें इस शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। जी हाँ, आज देखिए किरदार निभाने वाले शनिदेव खुद पहुँचे हैं इस शनि मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, मैं शनि मंदिर जाता ही हूँ हर सैटरडे। सबसे पहला काम मेरा सुबह वही होता है, बहुत सालों से। पर आज यहाँ इस मंदिर में आए, थोड़ा दूर है घर से, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिला है मुझे और मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ मैं आता रहूँ। इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं और
आप मंत्र सुन रहे हो पीछे बैकग्राउंड में, इससे पावरफुल मंत्र मुझे तो लगता नहीं और कोई है। इस शेमारू ऐप पर कर्माधिकारी शनिदेव ये शो आता है जिसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इस सीरियल को और तरक्की मिले, इसी के लिए आज शनिदेव के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं विनीत कुमार। मुंबई से काफी किलोमीटर दूर है ये मंदिर और इस मंदिर की अपनी एक अलग खासियत है। विनीत कुमार के साथ यूनिट के लोग भी पहुंचे शनि मंदिर में। हाँ, अब क्या है कि मेरा पहला माइथो शो है, मैंने इससे पहले ऐसा कोई शो किया नहीं और उसमें भी सीधा भगवान का रोल करना। तो जितना पब्लिक को हम सिखाते हैं, जब सुनते हैं रोज़ रोज़, तो वो सब अंदर आ ही जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट 6 महीने जब से शो कर, मेरी लाइफ कम्प्लीटली बदल गई है। यूँ तो शनिदेव के बारे में हमने कई शोज देखे हैं, ये शो भी उन्हीं में से एक है। अब आप सबको ऐसा जरूर लगता होगा कि एक बार अगर शनिदेव का शो हम देख चुके हैं तो दोबारा क्यों देखें। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि शो हर बार कुछ नया कह जाता है। हर बार शो से कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं जिनके लिए वो शो नया होता है और जानकारी भी काफी मिलती है। इसीलिए समय समय पर माइथो शोज बनने चाहिए, फिर चाहे कितनी ही बार एक शो क्यों न बने। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कुछ चीजें ना बड़ी टिपिकल होती हैं, जैसे सीरियल में सीपीआर देना। मतलब इस पारंपरिक सीन के बिना तो कोई भी सीरियल की कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो मैं हूं साथ तेरे में जिस तरह जानवी ने मुरली को सीपीआर दिया है, मुझे लगता है कि जो टीवी की बहुएं, फॉर दैट मैटर टीवी के कलाकार होते हैं, उनको सीपीआर की ट्रेनिंग स्पेशली दी जाती है। देखिए ना। मुरली पानी में गिरा, छपाक छपाक छपाक। बरसात का सुहाना मौसम आ चुका है, लेकिन इस सुहाने मौसम में जहां जानवी और मुरली का रोमांस सीन होना चाहिए था, वहां तो मुरली और जीएम की लड़ाई हो रही है। और देखिए, मुरली को बचाने कौन आया है? जानवी आई है। साड़ी में कीचड़ से सनी जानवी आज किसी भी हाल में अपने दोस्त मुरली की मदद करेगी ताकि उसकी जान बच जाए, चाहे उसके लिए टीवी का पारंपरिक सीन ही क्यों ना करना पड़े। यानी कि सीपीआर ये वो हथियार है जिससे हीरोइन अपने हीरो की जान यमराज के हाथों से बचा लेती है। आज हम वसई में शूट कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर हैं और सुबह से मार धाड़ कंस्ट्रक्शन साइट पे एक दूसरे को मतलब मुझे अगवा किया जा रहा है। जी मुझे अगवा करके लेकर जाते हैं, पीछे से मुरली मुझे फॉलो करने की कोशिश। मुरली बहुत मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाता क्योंकि उतने में मुरली जीएम जो है मुझे अगवा कर लेता है। मैं आज नाले के कीचड़ में मुझे खींचा गया, तो मैं ये दिन भूलने नहीं वाली हूँ। और मैंने क्या क्या जो देखा है ना, मुझसे मत पूछिएगा, मेरे सपनों में आएगा अभी कुछ दिनों तक। बहुत मुझे मतलब क्लेंजिंग करनी पड़ेगी अपनी, बट बहुत मज़ा आया सच बोलूँ तो। ऐसे सीक्वेंसेस बहुत रेयर होते हैं। बात दरअसल ये है कि जीएम की सच्चाई सबके सामने आ गई है, जिसके कारण उसे जेल भी हुई थी। लेकिन ये जीएम तो जेल से भी फरार हो गया और उसने जानवी को किडनैप कर लिया था, जिसे बचाने के लिए ही मुरली आया। लेकिन यहाँ दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई, यहाँ तक कि जीएम ने मुरली को पानी से भरी टंकी में डाल दिया और तो और उसमें इलेक्ट्रिक वायर भी डाल देता है ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन भला हो जानवी का, जो ऐन वक्त पर पहुंच जाती है और मुरली की जान बचा लेती है। जीएम की सच्चाई सामने आ गई है और जब जानवी को पता चला तो मुरली ने जो है, सबको जो पता चला, मुरली ने उनको पनिश करने की कोशिश की। उनको जेल भी भेज दिया गया था, पर पता नहीं कहाँ से जेल से भागकर आ गए हैं जीएम। तो एक लाइव वायर डाला था, तो सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा ड्रामा आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए। मुझे भागना पड़ेगा, देखो मेरा हाल देखो। मैं भूल ही गई हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ। आज मुझे लगता है मैं भी आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाली मजदूर हूँ। अब कहीं ना कहीं इस सीन के बाद
मुरली और जानवी के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार के फूल जरूर खिलेंगे और यहीं से तो कहानी और भी आगे बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी हो गया जो हो जाना चाहिए था। पहली बात तो यहाँ तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन थैंकफुली राइट एट द मोमेंट रुक गई अरमान और रूही की शादी। और क्या हंगामा हुआ मंडप पे, वाह मजा आ गया। मतलब इसे कहते हैं ना मसालेदार सीरियल। बराबरी की वोटिंग तो इस बार हुई है दादी। आपकी तरफ है सिर्फ 4 लोग जो चाहते हैं कि मैं इस घर में ना, और मेरी तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 एनीवे सारी लोग काउंट नहीं करूंगी वरना ये हार आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की क्या लड़की क्या लड़की, मेरा नाम अभिला है दादी साहब। आइंदा से याद रखिए, अब से ये घर, ये परिवार और अरमान सब कुछ तेरा है। इस शादी के मंडप में जब अरमान दूल्हा बनकर आया और इस मंडप में उसने रूही से शादी करने से इनकार कर दिया, और देखिए इसकी सजा उसे क्या मिली। मंडप में जहां दुल्हन बनकर रूही आई है ये अरमान लेकर कि उसकी आज अरमान से शादी होगी, लेकिन आज वो होगा जो शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। दूल्हा दुल्हन आमने सामने आए, वरमाला पहनाने की बात आई तभी अरमान ने इनकार कर दिया कि वो ये शादी नहीं कर सकता है, और इसी के साथ उस लड़की के नाम का भी ऐलान कर दिया जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार है, और वो कोई और नहीं बल्कि अबीरा है। तुम उसे प्यार नहीं करते हो, उसे प्यार से कंफ्यूज कर रहे हो। तुम प्यार नहीं करते हो, तुम कंफ्यूज्ड हो अरमान। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ अबीरा की बात है ही नहीं। यहाँ बात है कि जिस लड़के से इतना प्यार किया, जिसने इतने वादे किए, जिसने बोला कि साथ निभाऊंगा, उसने मंडप पे छोड़ दिया, तो आई थिंक वो हार्ट ब्रेक ज़्यादा है। गुस्सा या इनसिक्योरिटी बहुत सेकेंडरी फीलिंग है अभी। प्यार करने की सजा तो मिली अरमान को। मनीष जी ने थप्पड़ मारा। इसकी आंखों में तेरे लिए कोई कदर नहीं है, बेकदरी कर रहा है तेरी। इस मतलब इंसान के सामने अपना आत्मसम्मान दांव पर मत लगा, अपना मजाक मत बनवा इसके सामने। तो उसके बाद दादी सा का भी गुस्सा फूटा। शादी में हंगामा हुआ है, अरमान हैज़ बैक्ड आउट, वो शादी नहीं करना चाहता है। दादी सा को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है कि सबके सामने गोयनका जी ने पूरे फैमिली को घर से बाहर निकाला है, और दादी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई है एंड शी इज़ वेरी एंग्री। और फिर अभी अरमान की खैर नहीं, क्योंकि अरमान की वजह से उनके गुरूर को धक्का लगा है, उनको बहुत बड़ा सदमा दिया है अरमान ने, और ये दादी सा नहीं एक्सेप्ट करेंगी। इस शादी में इतना बड़ा ड्रामा हो गया। अब सोचिए ये ड्रामा तो कुछ नहीं है, आगे अभी एक और ड्रामा है जहां पर अरमान अबीरा के पास गया और अबीरा को पोदार हाउस ले आया अपनी दुल्हनिया बनाकर। चाची जी ने गृह प्रवेश भी किया और यहाँ पर दादी सा के खिलाफ सभी हो गए। मेरी तो ये फेवरेट है। मेरी भी, हमारी भी। दादी सा तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अबीरा ने इस सब कुछ उनसे पल भर में छीन लिया। अब से, आज से, अभी से अबीरा होगी पोदार मेंशन की नई मालकिन। बराबरी की वोटिंग तो इस बार हुई है दादी। आपकी तरफ है सिर्फ 4 लोग जो चाहते हैं कि मैं इस घर में ना, और मेरी तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 एनीवे सारी लोग काउंट नहीं करूंगी वरना ये हार आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की क्या लड़की क्या लड़की, मेरा नाम अभिला है दादी साहब। आइंदा से याद रखिए, अब से ये घर, ये परिवार और अरमान सब कुछ तेरा है।
देख गए ना इस नज़ारे को देखकर, चौंक गए ना। अब चौंक तो हम भी गए थे कि क्या ऐसा हो गया, आखिर अबीरा इतनी कैसे बदल गई। तो आपको बता देते हैं, फिलहाल यहाँ पर अबीरा नहीं बदली है, बदल गई है दादी सा। क्योंकि दादी सा को सपना जो आया है कि अगर अबीरा इस घर में आ गई तो उनका क्या हाल होगा। वो घर की मालकिन बन जाएगी और दादी सा नौकरानी। दादी सा डिडंट एक्सपेक्ट दैट अरमान वुड डू दिस टू दादी सा, जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो कुछ भी कर सकता है लेकिन दादी सा को अपसेट नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया है। दादी सा, ये आपकी गलत फहमी है। अबीरा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बड़ों का सम्मान भी करती है और उनकी बातों का मान भी रखती है, तभी तो वो खुद अरमान की जिंदगी से दूर हो गई। फिलहाल दो प्यार करने वाले अब मिलने वाले हैं। देखना ये होगा कि अब इसकी शुरुआत कैसी होती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। पता है, मुझे ना जनरली एक आदत है कि हफ्ते की शुरुआत में ना मोटा मोटा डिसाइड कर लो इस पूरा हफ्ता आप क्या कपड़े पहनना चाहते हो, एंड देन ऑफ कोर्स अगर कुछ पॉप अप कर जाए कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच और पुट समथिंग न्यू। बहरहाल समथिंग न्यू आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, बैड कॉप। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं अनुराग कश्यप से एंड गुलशन देवैया से। जी हाँ, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, अंडरस्टेटेड, अंडररेटेड, लेकिन काम धमाल। मुझे सिर्फ विलन का ही रोल मिलता है, मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर देता ही नहीं है। मेरी लाइफ में अगर कोई रिग्रेट है अगर, क्योंकि मैंने कभी फिल्म के अलावा कुछ और नहीं किया। मैंने परिवार को समय नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी को समय नहीं दिया, मैंने बहुत लोग खोए हैं लाइफ में। प्रोफेशनली तो सब सही था, तो वही तो किया है मैंने, तो कुछ किया ही नहीं है। किरदारों का नाम करण और अर्जुन है, तो आपका रिएक्शन क्या था मैं जानना चाहूँगा। और क्या होगा आप अनुराग, आपने इससे पहले इस तरह के नकारात्मक किरदार निभाए हैं, विलेनिश रोल निभाए हैं। लोगों को मेरे अंदर विलेन ही दिखता है, पता नहीं क्यों। मुझे कोई पॉजिटिव कैरेक्टर देता ही नहीं है। आपने साउथ की फिल्मों में, कई फिल्मों में विलेन की किरदार निभाई। मुझे सिर्फ विलेन का ही रोल मिलता है। कस्बे का जो किरदार है वो निभाना कितना आपके लिए अलग था, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मतलब मैं तो देखता नहीं हूँ अलग था कि नहीं था। जो मुझसे डायरेक्टर ने बोला, जो कैरेक्टर समझाया, जो करने का बोला, मैं कर देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से, जैसे मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ वैसे ही मैं एक्टर बन के जाता हूँ। और मैं पूरा फॉलो करता हूँ डायरेक्टर को, जो कहता है करने को मैं करता हूँ। और रेहान जो डायलॉग राइटर था वो भी वहाँ पे था। जब भी कुछ हेल्प चाहिए समझने के लिए, या इसको मैं अपनी कोई चीज़ अपनी भाषा में करूँ तो पूछ के कि अगर ऐसे करूँ तो क्या है जो भी है, तो उनके साथ बैठ के मैं वो प्रिपेयर करता था पहले, फिर जाके बस कर देता। इतना नहीं, मतलब वो जनरली जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो फिर क्या है ना कि एक प्रोसेस पे जाते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, और सारे मेथड मुझे लगता है कि हर एक्टर का अपना मेथड होता है और सब वैलिड है, एज लॉन्ग एज वो पर्दे पे सही दिखे। तो डैनियल डे लुइस का जो मेथड है, लाइक जो उसने बोला था, जब उसको ऑस्कर मिला तो उसने बोला था अपनी वाइफ को थैंक यू बोला था कि फॉर लिविंग विद डिफरेंट मेन, स्टेइंग मैरिड टू सो मेनी डिफरेंट मेन ओवर द इयर्स एंड डीलिंग विद देम। तो ही वाज ग्रेटफुल दैट उसका प्रोसेस है, वो कैरेक्टर घर लेके जाता है। क्रिश्चियन बेल जो है वो नॉर्मल बातें भी कर रहा होगा, सब्जी भाजी खाना भी डिस्कस कर रहा होगा, तो वो जो फिल्म कर रहा था उसमें कैरेक्टर की तरह ही बात करता है सेट पे। तो मैट डेमन का फेमस इंटरव्यू है, आप बात क्रिश्चियन बेल से कर रहे थे, लेकिन क्रिश्चियन बेल जो की बातें वो कैरेक्टर कर रहा होता है, वो प्रोसेस वो भी सही है। कुछ एक्टर जो एकदम स्पॉन्टेनियस हैं, और कुछ एक्टर हैं जैसे जो जिनको एक्चुअली मेन स्ट्रीम में हमारे जैसे रणबीर कपूर, वो एग्जैक्टली वही करता है जो डायरेक्टर बोलता है, वो तो एक सवाल भी नहीं करता क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा हम सेइंग वो एक्टर है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन वो लिटरली डायरेक्टर के ऊपर टंग के डायरेक्टर जहाँ ले जाना चाहे वहाँ चला जाता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग प्रोसेस हैं।
अनुराग, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा में किन किन डायरेक्टर्स ने आपको इंस्पायर किया है और आप क्यों फिल्म मेकर बने, लेकिन मैं जानना चाहूँगा बतौर एक्टर, जब आप एक्टिंग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, कौन से वो एक्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिससे आप लोग? मैं ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक सीन के लिए मैंने लिटरली वहाँ परिंदा का नाना पाटेकर का एक सीन था, तो मैंने पूछा डायरेक्टर को मैं उसको इस तरह से करूँ क्या। और एक हासिल का इरफान खान था, तो मेरे दिमाग में ये दो कैरेक्टर्स आए थे जो मुझे लगा था थोड़ा इनसे कुछ बोरो करते हैं कस्बे के लिए। बाकी तो कुछ नहीं सोचा था। अच्छा। मैं इतना नहीं हूँ, मैं एक्टिंग करने का मुझे कुछ ज़्यादा शौक नहीं, खाली टाइम था लास्ट ईयर तो मैंने बहुत एक्टिंग कर ली। मैं खुद से ऊब गया। और आपने कहा कि आपको विलेनिश रोल ही ऑफर होते हैं। वही ऑफर होते हैं लोग, मेरे को और प्रॉब्लम क्या होती है, गुस्सा आता है कि यार विलन से हटके भी नहीं, कुछ चीजें हैं जो करने में मजा आता है, मतलब बहुत मजा भी आता है इसमें। कस्बे करने में बहुत मजा आया मुझे, बिकॉज वो डायरेक्टर एंड राइटर दे मेड इट फन फॉर मी, को एक्टर्स मेड इट फन फॉर मी, सो उसमें मजा आया। मुझे एक काम करने में बहुत मजा आया, जो फिल्म आ रही है 14 को, महाराजा विजय सेतुपति की, वो करने में बहुत मजा आया। मलयालम फिल्म की मैंने आशिक अबू के साथ राइफल क्लब करने में बहुत मजा आया। बट इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, द को एक्टर्स, इट्स ऑल द पीपल टुगेदर, दे मेक द प्रोसेस फन। गुलशन, मैं आपका जो किरदार है, आप डबल रोल में है करण और अर्जुन, बहुत ही फैसिनेटिंग नेम है करण अर्जुन। सुना सा लग रहा है ना, यही तो सुना है। करण अर्जुन वापस आ गए हैं काफी सालों बाद, भले ही OTT पे आए, करण अर्जुन वापस आ गए हैं। इससे पहले कि मैं आपके किरदार के बारे में पूछूं, मैं अनुराग कश्यप के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। बतौर डायरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं आपको अनुराग, या आजकल जो काम कर रहे हैं बतौर एक्टर? बतौर डायरेक्टर नहीं, मुझे दोनों पसंद है। बतौर डायरेक्टर अपने एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते, ऐसा नहीं कि इनको आता नहीं है, इन्होंने थिएटर सीखा हुआ है और जानकार आदमी, थिएटर तो मैंने बहुत साल क्षमता भी है इनमें, लेकिन आई थिंक वो इनकी जो रुचि है वो कहानियाँ कहने में, कहानियों का हिस्सा बनने में नहीं है, जो मेरा है। मैं कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, एक किरदार बनना चाहता हूँ, उसमें इनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शायद इसीलिए सिर्फ विलन का कैरेक्टर मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा वो मजा लेके कर लेते हैं ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा, जो भी है ये है, मेरी शक्ल सूरत ये काया मेरी ऐसी है। नहीं, बेसिकली मुझे लगता है कि मैं वो विलन कुछ भी हो, मैं अनुराग कश्यप ही है। हाँ, वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसा थोड़ा वो लुक में फिट हो जाता है। जो एग्जैजरेटेड वर्जन है मेरा, उसके 10 एग्जैजरेशन हैं उसमें से। थोड़ा और अपने एक्टिंग को, क्राफ्ट को सीरियसली लेंगे तो शायद और वर्सिटाइल रोल्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों पसंद है, बतौर डायरेक्टर भी और बतौर एक्टर भी। और इस बार मैंने एक्टर के साथ बहुत एक मज़ेदार तरीके से काम किया, क्योंकि पहली बार मेरी ज़िंदगी में, इनको 2009-8 में मिला था मैं, तब से मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार ज़िंदगी में बैठ के बात किया, गप्पे मारी थी हमने, ये तो पहले हुआ ही नहीं था कभी। तो सेट शॉट के बीच में समय मिल जाता है आपको, कभी कभी 5 मिनट, कभी कभी आधा घंटा, तो बैठ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब वही है कि जो रोज़मर्रा की आम बातें होती है ना, वो होती नहीं थी हम दोनों के बीच में, वो करने का मज़ा आया मुझे। तो लेकिन मुझे पसंद तो दोनों है, लेकिन अभी हो गया, मैंने एक्टिंग देख ली इनकी, अभी मैं इनका सिनेमा देखना चाहता हूँ। अच्छा, एक्टिंग देख ली? हाँ, और ये हाँ सिनेमा देखना चाहता हूँ, और आगे चल के कभी वापस दोबारा बुलाएंगे तो इनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। हमारा वापस साथ में काम करने का टाइम आ गया। आ गया? 5-6 साल और वेट कर दो, मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँ, 50 क्रॉस कर लूँ मैं, तो उसके बाद थोड़ी शक्ल हल्की सी बदलने के बाद वो करवा लूँ। मैं करवा सकता हूँ, अभी किया नहीं है मैंने, लेकिन करवा रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं, है ना। फिलर्स सर नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने बहुत करवाया, कुछ पता नहीं चलता। देखिए गुलशन, डबल रोल की अगर हम बात करें तो आपकी जो फिल्म है मर्द को दर्द नहीं होता, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म बासन बाला ने जो बनाई थी, इसमें जब मुझे पता नहीं था, जब मैं एपिसोड देखने बैठा था कि इसमें डबल रोल में है आप, आई वाज क्वाइट सरप्राइज। करण और अर्जुन 2 भाइयों के ट्विंस के रोल में हैं आप, बहुत एंजॉय किया, ऐसा लग रहा है शूट देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़े से आपने ये किरदार निभाया है, ये आपका फोटे है, आप बहुत आसानी से उस किरदार को निभा रहे हैं, बहुत मज़े से निभा रहे हैं। फोटे वोटे को तो पता नहीं, लेकिन मैं एक्टिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है।
आई थिंक जब मजा आना बंद हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। कोई भी काम तभी करना चाहिए जब मजा नहीं तो नहीं। तो जैसे ये मुझे फिल्म बनाने में मजा आता है, ये खुशकिस्मत हूँ एक्टिंग में मजा आता है। ये मेरा पैशन भी है और मेरा पेशा भी है, मेरी खुशकिस्मती है और ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। किरदार वो अलग किस्म का मज़ा था और वासन तो मतलब मेरा प्रिय है, हम लोग सब प्रेम करते हैं वासन सबका से। प्रिय। हाँ, तो वो उस फिल्म से जुड़ना, मुझे नहीं लगता कि वासन बाला को कोई भी एक आदमी जो है उससे प्रॉब्लम होगी वासन बाला से। हमारा बोंगजून है, हमारा गिलेर्मो डेल टोरो है, वो लाइक ही इज द मोस्ट हगेबल, लवेबल, आई थिंक द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड अ ग्रेट माइंड। और भगवान करे वो सिनेमा बनाता रहे। हाँ। और इस प्रोजेक्ट में आदित्य के साथ जुड़ने का वो मज़ा ही अलग था, क्योंकि आदित्य ऐसे सेंसिबिलिटी रखते हैं जो स्टाइलिश और कूल और मनोरंजक चीजें बनाना चाहता है और वो बहुत क्लियर है, नॉन प्रिटेंशियस है, अनप्रिटेंशियस है, वो यही बनाना चाहता है। वो कुछ नुआंस या कुछ और सब टेक्स्ट कुछ नहीं है, उसको मजा आना चाहिए एंड दैट्स एंड ही इज वेरी अनअबैशड अबाउट इट। जैसे डेविड साहब थे जब अब फिल्में बनाते थे, वो लोगों को मजा आना चाहिए। नहीं, लेकिन ये एक्शन डिजाइन भी करता है, सिर्फ टेक्निकली की इसका माइंड भी ऐसा है, इसकी फिल्म देखने में जो एक्शन डिजाइन करता है ना आदित्य, और उसमें अलग अलग टाइप का है, क्योंकि 3 अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स थे तो उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन किया था, तो वो उसमें अलग मज़ा है। सिर्फ भागने में मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन एक्शन सीन्स, लात घूसे मारने में बहुत मज़ा आया। ट्रेलर में कुछ देखे एक्शन शॉट्स, लेकिन बहुत भागना पड़ा गुरु मुझे, तो वो मज़ा नहीं आया। बट बाकी सब ऑल द सीन्स एंड एवरीथिंग, और ह्यूमर भी है, लिखा हुआ भी है, और वो ढूंढने भी देते थे हमें फ्रीडम कि हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा कॉमेडी कर लूँ, हाँ बोला हाँ ठीक है करके बताओ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर ले ऐसे, बट मज़ा तो बहुत है। जब आपको पता चला कि आपके किरदारों का नाम करण और अर्जुन है, तो आपका रिएक्शन क्या था, मैं जानना चाहूँगा। और क्या होगा, आपको अगर कोई बोलेगा करण अर्जुन है और क्या होगा, ओ हो वही हुआ। आप लोग काफी अच्छे दोस्त भी हैं, आपको मेंटोर मानते हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं है, फ्रेंडली है, ये मेरे सीनियर है। शैतान, हंटर तमाम फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं जिसमें इन्होंने काम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, I have a lot of love and respect for him and सब कुछ। जनरली मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड सा रहता हूँ, मैं अपने माइंड में रहता हूँ। तो हम लोग मैं सच्ची बता रहा, हमने जितनी ज़्यादा बातें एक्शन करते हुए सेट पे की हैं, उतनी बातें हमने लाइफ टाइम में नहीं की होगी। बिल्कुल नहीं। और रहते क्या डिस्कशन? घर में हमारा आमने सामने, जो भी है, हमारा घर इतना आमने सामने कि मेरे घर से इसके घर 100 मीटर भी नहीं है। मैं अभी वहाँ हट गया। अच्छा, वहाँ से हट गया? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। अभी तो 1 किलोमीटर दूर है। इतना पास रहते हुए भी नहीं, वो तो बिजी ये भी रहते हैं, तो फिर वो भी है, वो वैसा वाला रिश्ता नहीं था, और मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि ऐसा वाला रिश्ता नहीं था। तो एक तो बीच में थोड़ी दूरी भी बन गई, क्योंकि वो मेरे दोस्त से शादी किया था इन्होंने, तो मिलना जुलना, मतलब कल्कि का, अब ये उनके दोस्त हैं, हम दोनों कल्कि के दोस्त हैं अभी, हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त हैं अभी। तो वहाँ पे एक दूरी बन जाती है कभी कभी, और फिर ये अपने फिल्मों में, अपने कामों में, और यही है इतना पैशन अपने फिल्मों के लिए, स्टोरी के लिए, वही है कि उसी के बारे में ज़्यादातर बातचीत करते थे। तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला जब हम किसी और चीज़ पे बात, हम लोग फिल्म के अलावा में और कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं थे, तो इसीलिए हम मतलब बात करें, जो भी है सब्जेक्ट, कुछ भी हो, चाय के बारे में चर्चा, जो भी है, हाँ, या जो भी है कि चाय पे चर्चा नहीं, विदेश में क्या हो रहा है आजकल, ये इसके बारे में चर्चा, या ऐसे कोई कौन सी फिल्म देखी तुमने, ऐसे वो जो आम बातें होती है ना, जो लोग करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो है, अरे इसके पास ना माइंड ब्लोइंग ये है, वो खा के देखा तुमने, तो ऐसी बातें करते हैं ना 2 लोग ऐसे बैठ के, वैसी बातें नहीं हो पाती, क्योंकि ये बतौर एक्टर जुड़े थे बैड कॉप के साथ, तो ऐसी बातें हो पाई। मैंने बहुत एंजॉय किया, वो आम बातें जो होती है ना, कभी किया नहीं था। आई रियली एंजॉय जो प्रेशियस फ्यू डेज, 3-4 दिन जो हमने, क्या वही है 4-5 दिन। गुलशन, अनुराग कश्यप की अगर फिल्मों की बात करें तो मेरी 3-4 फेवरेट फिल्म है, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, हम 5 शायद अवेलेबल नहीं थी तो मैंने टॉरेंट पे 5 वैसे हम 5 भी अच्छी थी। हाँ, 5 मैंने टॉरेंट से डाउनलोड करके देखी थी, गैंग ऑफ वसीपुर, मुक्काबाज। मैं जानना चाहूँगा आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है अनुराग कश्यप की? नो स्मोकिंग। हाँ, मेरे होश और तोते सब उड़ गए थे। मुझे बहुत मजा आया वो फिल्म देख के, वेरी ट्रिपी फिल्म। आई थिंक वही चली नहीं थी ना, हाँ बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है आज का, मतलब आज की डेट में अगर वो फिल्म रिलीज होती तो मतलब वो तो नोलान की फिल्म की तरह लोगों को लगा था, मतलब ये बोलते हैं हर कोई, मुझे नहीं पता। सबसे कमाल की चीज तो होती है कि
मुझे मैं वही हम लोग जब बाथटब डिस्कस लोग बाथटब डिस्कस किसी को समझ नहीं आता पोर्टल क्या होता है, सबको मालूम है पोर्टल क्या होता है, तो उस समय समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत ही मतलब वो क्या सोच के उन्होंने बनाया, और बहुत ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग फिल्म थी। और वो कैरेक्टर्स और परेश जी का कैरेक्टर, वो बाबा बंगाली, मेरे फ़ोन में ये बाबा बंगाली सेव्ड है, अनुराग कश्यप नहीं है, बाबा बंगाली ऐसे ये नाम से मेरे लिए यही है बाबा बंगाली। अनुराग, आपने जब नो स्मोकिंग बनाई थी, बहुत कहा जा रहा था कि समय से पहले आपने बना दी। अब आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हालांकि वो आपके लिए वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस वक्त था इन टर्म्स ऑफ एक्टर, स्केल, बजट, एवरीथिंग। अब आप जब मुड़ के देखते हैं पीछे, आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपने बना दिया? पीछे मुड़ के देखते हैं, मैं पीछे मुड़ के ज़्यादा देखते हैं, मैं सोचता नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो मैं एकदम मोमेंट में रहता हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में प्रोफेशनली कुछ भी चेंज करना चाहूँगा, कुछ भी ऐसा। मेरी लाइफ में अगर कोई रिग्रेट है, अगर वो जो एक इस उम्र में पहुंचने के बाद ही आती है और बीमार होने के बाद ही आती है, क्योंकि मैंने कभी फिल्म के अलावा कुछ और नहीं किया। सेहत को फिल्म के अलावा कुछ और नहीं किया मैंने परिवार को समय नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी को समय नहीं दिया, मैंने बहुत लोग खोए हैं लाइफ में, क्योंकि मैं फिल्म से इतना ऑब्सेस्ड था, उसमें इतना घुसा हुआ था। मैं किसी को रोकने के लिए लड़ा नहीं, किसी को रोकने के लिए कोशिश नहीं की। यही पर्सनल इमोशनल रिग्रेट्स, बट प्रोफेशनली तो सब सही था। वही तो किया है मैंने, तो कुछ किया ही नहीं है। वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अनुराग, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बात की आपने कि आजकल इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि फिल्में चल नहीं रही हैं सिनेमाघरों में, लेकिन जो एक्टर्स का जो ओवरहेड कॉस्ट होता है एक्टर को लेके, एंटोराज जो होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ना बहुत, मैंने 2017 में मुक्ताबाज बनाई थी, इसका बजट 5 था। आज मैं वो सेम फिल्म 5 तो छोड़ो, मैं 12 से 15 में भी नहीं बना सकता। 6-7 साल में क्या महंगाई इतनी हो गई है, जो सेम पिक्चर उसके 3 गुना कॉस्ट में बनाऊं आज की डेट में। क्यों हुआ है ये? जो चेंज आया है इंडस्ट्री में, हमने रामन राघव 3.5 में बनाई थी, हमने येलो बूट्स 1 करोड़ में बनाए थे, और कुछ चीजें सही चेंज हुई। OTT आने के बाद से ऐसे कुछ लोग जिनको बिल्कुल पैसे दिए ही नहीं जाते थे, लेकिन हमारी फिल्मों में वासीपुर में किसी को पैसे ही नहीं मिले थे, करेक्ट? मुझे भी 0 पैसे मिले थे। आज लोग कितनी भी बात कर लें वासीपुर के बारे में, किसी को पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज को मिले थे। कुछ करेक्शन हुआ, कुछ लोगों को जिनको मिलने चाहिए पैसे, क्योंकि सिस्टम में पैसा आया, इंडस्ट्री में पैसा आया तो मिलने लगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या चालू हो गया कि सडनली यार पहले भी स्टार आते थे सेट पे, पहले भी फिल्में बनती थी। अब जो कॉस्ट जितने अननेसेसरी बढ़ गए हैं ना, मैं जब बजट पे बैठता हूँ, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया कि बजटिंग ही रॉन्ग है। पिक्चर बनाने का कॉस्ट अगर आपका 10 है तो फिल्म का कॉस्ट 22-23 क्यों जा रहा है? वो ये नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स के पास जा रहा है। तो देन यू रियलाइज सडनली, एंड आई रिफ्यूज टू, आई विल नॉट एंडोर्स इट एट ऑल। मतलब कि हाउ, व्हाई शुड आई पे अ पर्सन who does hair and makeup for one particular actor more money per day, which amounts to more money than my cinematographer is getting and my assistant who works from the first day to the last day is getting. And ये राइटर को भी नहीं पे करते, काम करने वालों को नहीं करते। और ये कौन डिमांड करता है? ये वही एजेंट डिमांड करता है। अब एंटोराज आता है, अभी इंस्टाग्राम रील बनाने वाले 4 आते साथ में एक्टर्स के, हर चीज की चीजें आती हैं। तो सडनली जो कॉस्ट बढ़ा है, एक एक्टर की वजह से नहीं बढ़ा है, एक्टर के साथ जो 10 लोग आते हैं ना, उनका कॉस्ट है। सिर्फ एक्टर सेट पे नहीं आता, पहले तो एक्टर खुद ही जाते थे ना सेट पे, बच्चन साहब खुद जाते थे सेट पे, या धर्म जी खुद चले जाते थे, एक आध बंदा होता था, शायद एक ड्राइवर होता था, एक बॉय होता था, बस।
हाँ, और मेकअप मेरे लिए, फिल्म मेकर हूँ मैं, मेकअप मेरे लिए डिपार्टमेंट है, हेयर मेरे लिए डिपार्टमेंट है, लुक डिसाइड कौन करेगा? मैं HOD के साथ बैठ के डिसाइड करूँगा। सबका इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एक सुपरवाइजर होगा, उसकी टीम होगी, वो करेंगे, वो एक डिपार्टमेंट है। अब क्या सबका अपना इंडिविजुअल होता है कि मैं तो मेरा यही करेगा, बिकॉज वैनिटी हैज किक्ड इन, और सबको फिल्म नहीं बनानी है, पात्र में नहीं घुसना है या चरित्र में नहीं घुसना है, सबको सुंदर दिखना हमेशा। तो वो जो चक्कर है ना, मेरे को उससे बहुत दिक्कत है, और ये बनता जा रहा है, वो एंटूराज का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि एंटूराज को रिप्रेजेंट भी वही एजेंसी करती है जो एक्टर को करती है, तो वही ये आदतें डालती है और उनसे भी बैक एंड वही लेती है, उनसे भी परसेंटेज वही एजेंसी लेती है। तो आज वो हेयर मेकअप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट्यूम और सब कुछ। और ये बहुत सारा अननेसेसरी खर्चा है जो फिल्म में नहीं जाता, जिसका मतलब ही नहीं बनता। जितना पर डे देते उतने में तो पूरी फिल्म का मेकअप खरीद के ले आऊँ मैं बाजार से जाके, खुद जाऊँ तो। और जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, सबसे कम सोता है, जो सबसे पहले सेट पे आता है, सबसे लास्ट में जाता है, जो फिल्म की शूटिंग शुरू होने के 3 महीना पहले से चालू हो जाता है और फिल्म रिलीज तक काम करता है, उसकी एंटायर सैलरी इतनी नहीं होती। जो एक्चुअल काम करते हैं, डेली वेजेस वालों को अपने पैसे के लिए लड़ना पड़ता है, उनको यूनियन के पास जाके अपने पैसे निकालने पड़ते हैं। सो ये जो है ना, ये सब ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर आप कैसे देखते हैं? मैं सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, बिकॉज अब जब एक्टर एंटूराज बोल देते हैं, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया था मुक्काबाज का, मुक्काबाज तो विनीत ने किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा वाला एक्टर है जो अपने 25 लोग लेके आएगा अपने इंस्टाग्राम रील वाला ऐसे तब। तो आई फील कि जब सिर्फ आप बोल देते हैं कि एक्टर्स एंड एंटूराज, तो एक वो जनरल ग्रुपिंग हो गया। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि पैसा बहुत, क्योंकि फंड्स है अवेलेबल, आपको दिया जाता है, तो हाँ नहीं अभी खत्म हो गया, एक जमाने में था कि आपको चाहिए तो आपने खर्चा किया। हर फिल्म की एक बजट होती है, उसी बजट में वो फिल्म बननी चाहिए। मुक्काबाज जैसी फिल्म 50 करोड़ में नहीं बनानी चाहिए, नहीं बन सकती, करेक्ट नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग बना लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम में आ गया। अब क्यों बना रहे हैं? एक्टर का फीस है, एंटूराज का फीस है, या आप सब लोग कितना खर्चा कर रहे हैं अपने सेट पे, आपने बदलवा के किया, या कुछ और कहीं और हिडन कॉस्ट्स है, क्या है वो वहाँ पे लाइन प्रोडक्शन का कुछ गोलमाल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बना रहे हैं। तो हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए। आई थिंक देयर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि एक वो बजट में नहीं बन रही है, कि जो फिल्म 15 में बननी चाहिए 35 में बन रही है, जो 35 में बननी चाहिए वो 80 में बन रही है, जो 80 में बननी चाहिए वो 150 में बन रही है। तो ये सारा ब्लेम सिर्फ एक्टर एंड एंटूराज का नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि है, ऐसे है, वो एक है ब्रांड, ये होता है कि ये सब लोग आते हैं, लेकिन इतना वैसे वाले कितने एक्टर्स हैं जो ऐसा एक फी कमांड कर सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 80% वो बहुत सारा ब्लेम जाता है। मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैं अगर लाइफ में अपने खुद के सेट पे इतनी वैनिटी वैन देखी है, वो था सेक्रेड गेम्स। वो था सेक्रेड गेम्स। मैंने कहा इतनी वैनिटी वैन क्यों? सबको एक वैन मिली हुई है, पता नहीं वो पॉलिसी है OTT की। मैं कहा अच्छा, एंड आई वाज लाइक व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज तब तक मैंने जितनी फिल्म की थी, मैंने बॉम्बे वेलवेट की थी, और उसमें रणबीर कपूर था और अनुष्का शर्मा थी और करण जौहर भी था और संदीप मिश्रा भी था। एक मेकअप वैन होती थी, उसके अंदर चारों बैठते थे और मेकअप करते थे। मतलब वो 2015 था, ये 2017 है। 2 साल में हम यहाँ पहुँच गए कि सब एक्टर के लिए इंडिविजुअल वैन। तो ये कल्चर जो आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ से हो रही है, उसको खराब करने वाले भी वही लोग हैं जो आज चेंज मांग रहे हैं। जो चीज़ आपने बिगाड़ी, आप उसको अब रिवर्स करना चाह रहे हो, क्योंकि तब आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए थे। आपने स्पॉइल किया पहले सबको, उन्होंने स्पॉइल किया, फिर एजेंसी ने स्पॉइल किया, फिर सबने स्पॉइल किया। उसके पहले ऐसी फिल्म बनती नहीं थी। अगर वैन होती थी तो उसमें सबका अपना अपना एक हिस्सा होता था, चेम्बर होता था। वासेपुर हमने बनाई, सब एक ही वैन में बैठते थे हम लोग सब। आज जो है मैं एज एन एक्टर जा रहा हूँ सेट पे, तो मेरे लिए इतनी बड़ी सिंगल डोर वैनिटी वैन है। मैं कहा इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत क्या है?
क्यों मंगाया? बोलता नहीं नहीं सर वो है। अब ये जो है पूरा बिजनेस बन गया। अब क्या है, सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, अब सब लोग मांगते हैं। और कई बार क्या होता है, एक्टर्स को पता ही नहीं होता कि उनके बिहाफ पे क्या क्या डिमांड्स की जा रही है। और क्या है, अगर कोई मेरे लिए कोई मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करवा रहा है और मैं स्वीट में रह रहा हूँ तो इसलिए अच्छा लगेगा ही ना, बुरा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन हम लोग उसके पहले भी फिल्म बनाते थे जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आपने पहले सबको आदत डाल दी, आपने बिगाड़ा है और अब आप ठीक करना चाहते हो। अनुराग, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि इंडस्ट्री को करेक्शन की जरूरत है और किस तरह से जो ओवरहेड। मैं एक बहुत क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज जो गुलशन भी बोल रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नॉट हैपनिंग विद ऑल ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज हैपनिंग विद बिग बजट फिल्म्स। It is happening with big budget films, the pressure of which comes during promotion a lot. So I'm saying it's not happening with me. I don't let it happen, and my films are getting made. My films are not getting pushed because our budgets are controlled, because these things are controlled on my side. But मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जिनकी फिल्में रुक रही हैं, कई फिल्में जिनमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ या रुक रही हैं या पुश हो रही हैं बिकॉज उनको लग रहा है कुछ चल नहीं रहा है। बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस इसलिए चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है कि फिल्में गड़बड़ है। बजटिंग हमेशा प्राइसिंग गड़बड़ होती है, कॉस्ट गड़बड़ होती है। बॉम्बे वेलवेट वाज द बिगेस्ट लेसन। इट इज द कॉस्ट, इट वाज अ आर्ट हाउस फिल्म मेड एट दैट कॉस्ट दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। आई एम सेइंग इट इज ऑलवेज दैट, एंड लेसन्स आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। और अब मैं देख रहा हूँ सब लोगों को गलती करते हो, तो मुझे मालूम है कि ये लोग खुद ही जो है कुएं में डुबकी मार रहे हैं। चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा जाते जाते कि आप जानते भी हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी सारी फिल्में देखता हूँ और वेट करता हूँ। आपका भी फ़ैन है, बहुत क्लीशे सा लगता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको पसंद है। बोलिए, हमारे शोज में बहुत सारे क्लीशेज हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें जल्द किसी शो में या फिल्म में डायरेक्ट करें और एक कॉम्बिनेशन जो है एक्सप्लोसिव जरूर आएगा, समय आएगा, सबका समय आएगा। कुछ कर रहे हैं हम लोग, चाहते हैं करना, वही सोच रहे हैं। अभी तो हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की लिटिल थॉमस। हाँ, एक बच्चों की फिल्म इन्होंने एज अ डायरेक्टर इसको मैं इन्होंने एडल्ट फिल्म भी करवाई, हंटर। अभी बच्चों की फिल्म करवा रहे हैं लिटिल थॉमस। वो एडल्ट फिल्म मुझे पसंद आई थी, हंटर। थैंक यू। और उम्मीद है कि ये बच्चों की फिल्म भी आपको पसंद आई। चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि बैड कॉप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें। मुझे दोनों एपिसोड बहुत पसंद आए, मैं वेट कर रहा हूँ कि तमाम एपिसोड देखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। भाई ये जो मुंबई वाले मॉनसून वाली वाइब्स हमारे साथ शेयर करके हमें जला रहे हैं ना, जला लो। हम भी शेयर कर रहे हैं आपसे हमारी फैब्रिक ज्वेलरी वाइब्स, जो आप बरसात के मौसम में बिल्कुल ही नहीं पहन पाएंगे। अब कोई बात नहीं, जिस तरह हमने आपको अपनी ज्वेलरी दिखाकर जला दी, अब थोड़ा जुल्म भुन के राख हम भी हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि कामयाब पंजाबी का नया शो आने वाला है ऑन द न्यू चैनल, जो अभी लॉन्च होने वाला है, सन नियो। सीरियल का नाम क्या है? इश्क जबरिया। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे बरसात का आनंद लेते हुए। हाय, हम तो बस आंखें ही ठंडी कर सकते हैं। मानसून ने अब दस्तक दे दी है और ऐसे में जब बरसात आती है तब जबान भी चटोरी हो जाती है। गर्मा गर्म समोसे, भजिया और चाय की तलब लग ही जाती है। जैसे कि आज कामयाब पंजाबी के सामने गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और कचौरी मौजूद है। मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है, बारिश और नो बारिश। मैं एक नंबर की जो हमारे बॉम्बे में कहते हैं ना खादड़ी हूँ बिल्कुल। मुझे आई लव जंक फूड। मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे हर सेट पे मैं शाम को बाहर टेबल लगा के बिल्कुल वड़ा पाव और मिर्ची और समोसा और ये वो मैं सब करती हूँ। और जब बारिश हो गई ना तो ऐसे भी दिन जाते हैं कि पूरे एक यूनिट के लिए आता है समोसा और वड़ा पाव और पकौड़े और ये सारी चीज़ें।
जब बहुत बारिश हुई, मैंने पूरी यूनिट के लिए गरम गरम समोसा और वड़ा पाव मंगवा लिया और शाम को सब ने साथ में बैठ के खाया है। और तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है मेरी टीम के साथ बैठकर खाना, मेरी पूरी यूनिट के साथ बैठकर खाना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में एक और चीज़ होती है, ट्रैफिक में अटकना। बात दरअसल ये है कि कामयाब पंजाबी अब एक नए शो इश्क जबरिया में नजर आने वाली है, और वो भी नए चैनल सन नियो में। और हम आपको बता दें कि सन नियो नया चैनल है जिस पर हिंदी सीरियल्स नजर आएंगे, और ये चैनल 16 जून से शुरू होगा, जिस पर कामयाब पंजाबी का शो इश्क जबरिया शाम 7:30 बजे नजर आएगा। और इनका जो किरदार है वो काफी दमदार है। सिर्फ काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए शोज़ नहीं ले लेती हूँ मैं। मैं हमेशा जब मुझे कभी भी कॉल आता है और वो सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बताते, मैं कहती नहीं, शो की कहानी बताओ कि शो की क्या कहानी है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप कैरेक्टर जो लिखोगे, मुझे ये पता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं उसको, आप इतना लिखोगे मैं यहाँ पहुँचा दूँगी। शो का क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए ये मैटर करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे कहानी मत सुनाओ, शो की कहानी सुनाओ। सो मैं सबसे पहले शो की कहानी सुनती हूँ। कामयाब पंजाबी एक मंझी हुई कलाकारा है, और वो जिस शो में नजर आएंगी उसका बज़ तो जरूर होगा। अब देखते हैं इनका नया शो इश्क जबरिया सन नियो पर कितना चमकने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तंगाबाली याद है ना आपको, मिनम्मा? जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस की। वेल, जस्ट इन केस आपकी यादें कुछ धुंधली हो गई है मिनम्मा की, तो चलिए तरोताजा करा देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जो है, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी, वो चेन्नई एक्सप्रेस पकड़कर एकदम मिनम्मा स्टाइल पर आ गई है। आज लक्ष्मी बन गई है चेन्नई एक्सप्रेस की मीनम्मा, और इस साउथ इंडियन लुक में वो दीपिका पादुकोण को भी टक्कर दे रही है। हरे रंग की साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर तैयार है लक्ष्मी ईशानी की शादी में जाने के लिए। ये थैंक्स टू आवर स्टोरी राइटर्स, उन्होंने हमें एक फ्रेशनेस दिया, एक ब्रेक दिया है टू नॉर्मल जो मैं पंजाबी कपड़े पहनती हूँ उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट हटके पहनने का मौका दिया है, थोड़ा अच्छा लगने का मौका दिया है, वरना वो रोज़ रोज़ मोनोटनी में आप खुद भी बोर हो जाते हो। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे क्रिएटर्स और स्टाइलिस्ट ने मिलकर मुझे बड़ा ही दीपिका पादुकोण टाइप एक लुक देने का ट्राई किया है, एंड मुझे अच्छा लग रहा है पहन के। अब अगर दीपिका बनी है लक्ष्मी, तो शाहरुख खान की एंट्री होना तो बनता ही है, और यहाँ लक्ष्मी के शाहरुख खान कोई और नहीं बल्कि ऋषि ही है। अब ऋषि आ तो गया है लक्ष्मी से मिलने, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दरअसल ईशानी के घर वालों को गलतफहमी हो गई है कि ऋषि वही लड़का है जिससे ईशानी की बहन प्यार करती है, और वो उसे भगाने के लिए आया है। ऐसे में आज ऋषि पर चल रही है तलवारी। क्यों मारा? कुछ बिगाड़ा ना देना, तेरे को जान तो नहीं जान देना, तो फिर क्यों मारने जा रहे हैं मुझे? अरे हट! अच्छा, तू सारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? मेरे घर आया, मेरी बहन को भगाने आया है, हाँ? हमारे खानदान का नाम बर्बाद करने आया, और दूसरा क्यों मार रहा है तुझे? उसको कोई और समझ लिया है, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट अभी वो क्लियर हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि वो लक्ष्मी का पति है, तो उसे लेकर आएंगे और फिर उसे भी ऐसे कुर्ता वुर्ता पहनाएंगे मस्त ग्रीन कलर का। अब इतनी मुश्किलों के बाद किसी तरह ऋषि लक्ष्मी से मिला तो, लेकिन यहाँ भी इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अब ऋषि तो लक्ष्मी को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो उसके साथ है, और वो पारो को भी बचाना चाहता है, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी को उस पर भरोसा नहीं है। अब दोनों चेन्नई एक्सप्रेस की ट्रेन में तो बैठ गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये नया मोड़ इनकी लव स्टोरी में कुछ तड़का लगाता है या नहीं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ऐसे ही नहीं कहते। लेकिन क्या है ना कि दुआ हैज रियलाइज कि मन्नत तो एकदम नालायक निकली। जी हाँ, पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर दिया। इसीलिए उसने अपनी सारी जायदाद जो है वो इबादत के नाम कर दी है। सुनो सुनो सुनो, हर आम और खास कान खोल कर सुन लो। आज से अभी से दुआ ने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम नहीं है बल्कि इबादत के नाम कर दी है। मन्नत उसकी बेटी है जिसके साथ उसका खून का रिश्ता था। उस रिश्ते को अब दुआ ने अलविदा कह दिया है और आज से केवल इबादत उसके लिए सब कुछ है। दुआ के इस ऐलान से अच्छों के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई खुश हुआ तो किसी ने सोचा कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया। अब देखिए मन्नत की करतूत जो है ना, उसी की वजह से ऐसा फैसला दुआ ने लिया। अब इबादत को हम सब जानते हैं, उसके दिल में एक केवल परिवार के लिए प्यार है और उसी प्यार के खातिर उसने परिवार की आबरू बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी कोई साजिश नहीं है, मैं तो परेशान हूँ कि प्रॉपर्टी जा रही है, क्योंकि प्लान तो मेरा था कि मेरे बेटे को सब कुछ मिले, लेकिन अब दुआ ने एक गेम खेल दिया और वो अपनी बेटी को भी इसमें शामिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दादी यानी कि हिना, वो जा रही है उम्रा करने के लिए। घर वाले उन्हें खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दे, हिना यानी कि दादी वो सच में शो छोड़ रही हैं, इसीलिए सीरियल में ऐसा दिखाया जाएगा कि वो उम्रा करने चली गई। अब हिना एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। इस सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। एक अच्छी अदाकारा सीरियल छोड़कर जा रही है, इसका मलाल हर किसी को है। अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी फैमिली है ये। और होता कैसे है कि ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त आप इस ख़ानदान के साथ बिताते हो, तो इन्हें छोड़ के जाते वक्त छोड़ के क्या जाना, साथ लेकर जा रही हूँ। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो आप बयान नहीं कर पाते, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी स्पेशल। एंड मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब से ऑलमोस्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज एन एक्टर, और 6 साल हमने एक साथ काम किया था ससुराल सिमर में। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज, एंड आई एम गोना डेफिनेटली मिस हर अ लॉट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। आई लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और ये अटैचमेंट ना चाहते हुए भी हो गई है। मेरा बॉन्ड इनके साथ इस शो का ही नहीं है। हम लोग गो लॉन्ग वे बैक, गो अ लॉन्ग वे बैक। शूट के बावजूद भी एक कांटेक्ट, एक रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो निशी उनमें से एक हैं। अब हिना दादी से तो हम यही कहेंगे कि अगर आपका मन किया तो आप सीरियल में दोबारा आना। वो क्या है ना, बड़े बूढ़े सीरियल में रहते हैं तो सीरियल में बरकत आती ही रहती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
चलिए बात करते हैं सुहागन चुड़ैल की। नहीं, मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये नाम सुनकर ना मुझे कुछ होता है। मतलब चुड़ैल, वो भी सुहागन, मतलब आपने सुहागन को भी चुड़ैल बना दी। नेवर माइंड, हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढते। बहरहाल ये जो सुहागन चुड़ैल है ना, यानी निशी, ये मोक्ष को अपने पूरी तरह वश में करने के लिए क्या क्या हरकतें कर रही हैं, देखिए ना। ये प्यार और छलावे के बीच अब मोक्ष फंस गया है। ये निशिगंधा हमेशा मोक्ष का अटेंशन पाने के लिए एक कुछ भी कर जाती है, तो इस बार भी एक कुछ ऐसा ही प्लान उसने किया है। उसे गहरी चोट लग गई है और वो चल भी नहीं पा रही है। मोक्ष ने जब निशिगंधा को ऐसी हालत में देखा तो वो डर भी गया कि आखिर निशिगंधा को ये क्या हो गया है। अब हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए कुछ बहाना तो बनाना होगा। फिलहाल निशिगंधा ने बहाना बना दिया है और हमेशा की तरह सभी इस बार भी उसकी बातों में आ गए हैं। निशिगंधा का ये वाला प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। निशिगंधा ऑलवेज वांट्स मोक्ष की अटेंशन, सो वो कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। तो अभी यहाँ पर भी वो कहीं पे भी रोड पे शी गेट्स इंजर्ड डेलिबरेटली और वापस उसे मोक्ष मनीष लेकर आता है एंड देन मोक्ष सीज दिस। सो इट्स जस्ट अ ड्रामा टू फेच एवरीवन्स अटेंशन, स्पेशली मोक्षस, कि वो कहीं निशिगंधा से दूर ना जाए। अभी सीन के बाद एक सीन और भी है जहाँ पर जून के महीने में देखिए कि कैसे थर थर काँप रहा है मोक्ष। अब उसे कुछ तो हुआ है और ये कुछ किसी और ने नहीं बल्कि निशिगंधा ने ही किया होगा। अब निशिगंधा ने चाल ही कुछ ऐसी चली है, दिया को रास्ते से हटाने के लिए दिया का रूप लेकर उसने खून करवा दिया है और मोक्ष को लगता है कि दिया ने खून किया है, जबकि दिया को तो वो बचपन से जानता है कि दिया कभी भी किसी का खून नहीं कर सकती। यार, अब अगर प्यार करता है या प्यार नहीं करता है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट जो उसने देखा है, आई थिंक वो वही चीज़ बता रहा है कि उसने देखा है दिया को किसी का खून करते हुए। तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो इन दैट डिलेमा कि यार मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाँ उसने कैसे उसका खून कर दिया। आई मीन यू नो मोक्ष के लिए ये एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो गया कि यार कैसे हो गया है। तो क्या अब दिन ब दिन निशिगंधा की गहरी जाल में, उसकी काली शक्तियों में मोक्ष दबता जाएगा, या फिर अब दिया कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसके चलते इस चुड़ैल का पर्दाफाश हो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आप चाहे बोहेमियन लुक लीजिए या फिर ट्रेडिशनल लुक लीजिए चांदी की ज्वेलरी के साथ, यकीन मानिए टीआरपी आपकी तब तक हाई रहेगी जब तक आप अपने लुक में कंफर्टेबल रहेंगे। फिलहाल टीवी की दुनिया की टीआरपी पर नजर डाल ली जाए। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी और इस हफ्ते काफी हलचल है टीआरपी चार्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 शो है, मंगल लक्ष्मी और मेरा बालम थानेदार। दोनों को मिले हैं 1.3 टीआरपी। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि 2 शो और एक रियलिटी शो बना हुआ है, शिव शक्ति तप त्याग तांडव, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कलर्स टीवी का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। इन तीनों को मिला है 1.4 रेटिंग। नंबर 3 पर है सीरियल उड़ने की आशा 1.7 टीआरपी के साथ। और नंबर 2 पर बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि 3 शो बरकरार है। नंबर 2 की पोजीशन पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, झनक और गुम है किसी के प्यार को मिले हैं 2.0 टीआरपी।
और नंबर 1 हमेशा की तरह बरकरार है अनुपमा 2.3 रेटिंग के साथ। तो ये रही इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल मेहंदी वाला घर। मनोज विजय के पास शगुन की थाल लेकर पहुंचेगा और बातों ही बातों में मनोज विजय को बताएगा कि राहुल और मौली की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनु, तू ये सगाई की थाल लेकर हमारे पास क्यों आया है? मैं राहुल के लिए मौली का रिश्ता लेकर आया हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पुकार दिल से दिल तक। सागर और वेदिका की डील पक्की हो जाएगी और वेदिका सागर को ये कहेगी कि वो पहला केस वो अपने परिवार के खिलाफ लड़ेगा और ये बात सागर मान लेता है। डील पक्की? मुझे आपकी जॉब ऑफर मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। मेरा पहला केस आपकी फैमिली के खिलाफ होगा। मगर कहीं खुल न जाए राजेश्वरी के दबे हुए राज। डील। दुश्मन जब हद से करीब आने लगे तो उसे मिटाना जरूरी होता है। खत्म कर दो उसे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। मिस्टर गुलाटी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि अनुपमा के सामने अब गुलाटी का सच सामने आ जाएगा, जिसके बाद अनुपमा मिस्टर गुलाटी को थप्पड़ जड़ देगी। अनुपमा ने जो अब तक दर्द झेला था मिस्टर गुलाटी के कारण, अब वो सारा गुस्सा फट पड़ेगा क्योंकि अनुपमा के सामने वो सच आ जाएगा जिसका इंतजार उसे काफी समय से था। वहीं अनुपमा में माँ दुर्गा की झलक भी नजर आएगी। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था उसी तरह से अनुपमा मिस्टर गुलाटी का वध कर देना चाहेगी। तेरी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या सुनना पड़ा। लोगों के ताने, लोगों का गुस्सा, लोगों की नफरत, बेइज्जती, सब कुछ तो फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक के कारण अर्शी और अनिरुद्ध की शादी नहीं हो पाती है, जिसके बाद अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में और भी खटास आ जाएगी। अर्शी और उसका परिवार अनिरुद्ध को जिम्मेदार ठहराएगा, तब अनिरुद्ध अपना स्टैंड लेता हुआ नजर आएगा और ये देख अर्शी को और भी बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहती कि अब झनक हमारी लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम क्रिएट करे। I don't want her in our life. क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम हो कहाँ? नहीं अर्शी, मैं यही हूँ। लग तो नहीं रहा।